प्रिय साथियों, नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला प्रश्न है, शब्दा अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है? शब्दा अलंकार होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार दोहराई जाए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लें। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इसमें त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा हम अलंकार का प्रकार देखें। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ कोई एक ही शब्द बार बार दो आए किंतु उसका अर्थ जो क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नरोपाय बौराय। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। एक कनक मिस सोना होता है और एक कनक मिस धतूरा होता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे में चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूँ ओर, और सुने को सोजत फिरत कवि बेचारी चोर। यानी एक शब्द का कई बार इसका अर्थ होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अर्था अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ अर्थों के कारण कविता में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्था अलंकार होता है। तो अर्था अलंकार में पहला होता है उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखें, हरिपद कोमल कमल से। और दूसरा पॉइंट है रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंधव हरिराई। अगला पॉइंट है उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो जानो मनु आदि वाचक शब्द दिए हों, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे में सोहत ओढ़त पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतत पर्यों प्रभात। तो इसमें मानो जब दे दिया गया, मानो जानो मनु आदि दिया रहेगा, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब एक संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ संदेह उत्पन्न हो, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच नारी है, कि सारी दी की नारी है कि नारी की, यानी नारी को साड़ी और साड़ी को नारी का उदाहरण दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है, कुछ हम लोग रचना के बारे में देख लें कि तुलसीदास के द्वारा रचित रचना की गई। जैसे कविता, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, रामचरित मानस, ये तुलसीदास की रचना है। सूरदास की रचना कौन कौन सी होती है? तो सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। रसखान की रचना हम देख लें। रसखान की रचना होती है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। जो मैथिली शरण गुप्त की रचना जो होती है, साकेत, भारत भारती, पंचवटी और झनकार होता है। हरिवंश राय बच्चन की रचना हम लोग देखते हैं कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। जयशंकर प्रसाद की रचना जो होती है कानन, कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, कामायनी। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना होती है हुंकार, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हम लोग देख लें, गीतिका होती है। और तुलसीदास परिमल और अनामिका।
तो तुलसीदास जो रचना है तो तुलसीदास के द्वारा नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित गई है। अगला पॉइंट हम लोग देख लें कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि होती है। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। अगला पॉइंट देखें, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षेप होता है, और समास का विलोम पूछता है तो व्यास होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के समास होते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट कह सकते हैं या श्रृंगार या आभूषण कहते हैं। अलंकार का प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार होता है। और दीर्घ संधि, अब संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि में स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। फ्रेंड, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि और तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा आयादि संधि होता है। फ्रेंड्स, आगे हम देख लें कि समास 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होगा और उसमें अव्यय चाहे उपसर्ग लगा होगा। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में प्रति जो है उपसर्ग लगा हुआ है, या यथाविधि, तो यथा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में होता है अंतिम पद प्रधान होता है और उसमें लिंग विभक्ति लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। तो दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे गगन चुंबी, यानी गगन को चुमने वाला, तो गगन चुंबी होता है। यहाँ पर को क्या है, विभक्ति लगी हुई है, इसलिए वो तत्पुरुष समास होगा। अगला पॉइंट है कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। तो कह सकते हैं कि महापुरुष है तो महान पुरुष, पीताम्बर पित्त प्लस अंबर, यानी महान पुरुष कह रहा है कि महान, यानी उसका विशेषण बता रहा है पुरुष कैसा है, तो महान है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अगला पॉइंट है द्विगु समास किसे कहते हैं, तो पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी संख्यावाची होगा तो वह द्विगु समास होगा। जैसे मान लो त्रिलोक, तो 3 लोकों का समाहार, यानी 3 यानी संख्या आया है तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। या 9 ग्रह कहेंगे तो 9 ग्रहों का समाहार जो क्या होता है, द्विगु समास होता है। अगला पॉइंट हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो समास पद जब किसी अन्य पद की विशेषता प्रकट करे वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, यानी पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान होकर नहीं तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात कह सकते हैं कि पीताम्बर का पीला है जिसका अंबर, अर्थात कृष्ण, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिनका, अर्थात किसका, गणेश हो गया। अगला पॉइंट देखें द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे राम कृष्ण, यानी राम और कृष्ण, भाई और बहन, तो यहाँ पर योजक चिन्ह द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा रहता है और उसका अर्थ मतलब विपरीत बताएगा, यानी एक दिन और रात यानी विपरीत अर्थ बताए। तो फ्रेंड्स, आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में विराम चिन्ह की अवधारणा किस भाषा से लिया गया, यानी विराम चिन्ह की अवधारणा किस भाषा से लिया गया फ्रेंड्स, तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया। और कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह बताए, और विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखें, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उसे हम परवाची शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम देख लेते हैं, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब कह रहे हैं फ्रेंड्स आगे, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं।
भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या होती है? तो सार्थक इकाई जो क्या होती है? शब्द होती है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 6 होती है। फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लें, रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होता है। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि विशेषण, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? तो विशेष से उसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले को, यदि विशेषण की विशेषता हम लोग बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो 3 होती हैं। पहला होता है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था होती है। फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लें, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ या प्रतीक या चिन्ह या निशान हम कह सकते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। वचन के प्रकार कितने होते हैं? तो वचन के 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन। कारक का अर्थ क्या होता है? तो किसी कार्य को करने वाला को ही हम कारक कहते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं? तो कारक के भेद 8 होते हैं। काल के प्रकार कितने हैं? तो 3 काल होता है। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल होता है और तीसरा भविष्यत काल। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ को प्रकट कर देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लो उपसर्ग का ही हम देख लें, तो उप प्लस सर्ग, यानी उप का मतलब हुआ समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना, यानी उसे उपसर्ग। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है। फ्रेंड्स आगे देख लें, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो मूल शब्दों के बाद जो शब्दांश में जोड़ा जाता है, यानी अंत में, यानी बाद में जोड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जिससे मान लो प्रति प्लस आय, यानी प्रति का मतलब हुआ साथ है और आय का मतलब चलने वाला, यानी प्रत्यय होता है। मुहावरे को और क्या हम कह सकते हैं? मुहावरा को अलग हम कह सकते हैं वाक्य धारा भी कहते हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द होता है? तो मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द होता है। फ्रेंड्स आगे देख लें, मुहावरा किसे है? तो रूढ़ या विशेष अर्थ में प्रयुक्त वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय जैसे ई, या, इन, नी, आनी, आय, आई और आ जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। यानी जाता है तो में ई प्रत्यय लगाकर जाती है, यानी स्त्रीलिंग हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न को, यानी कह रहा है कि वर्णों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्णों की सबसे छोटी इकाई भाषा कहलाती है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न देखते हैं कि ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? यानी ध्वनियों को लिखित रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं। फ्रेंड्स आगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कह सकते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर के प्रकार कितने होते हैं? तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। फ्रेंड्स आगे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ और तीसरा उष्म व्यंजन होते हैं और अगला संयुक्त और द्विगुण व्यंजन होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। फ्रेंड्स आगे 11 स्वरों की कुल मात्राएं कितनी हो जाती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं। फ्रेंड्स आगे प्रश्न देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और जिह्वा के आधार पर भी कितने स्वर होते हैं? तो भी 3 प्रकार का होता है, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर और पश्च स्वर होता है।
मुख के खुलने के आधार पर भी स्वर के प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है विपरीत स्वर, और दूसरा होता है अर्ध विपरीत स्वर, और तीसरा समृद्ध, और चौथा अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। फ्रेंड्स आगे प्रश्न देखते हैं कि स्वर व्यंजन के वर्गों की संख्या कितनी है। यानी व्यंजनों वर्गों की संख्या 5 होती है। क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। पहला होता है य, दूसरा र, तीसरा ल और चौथा व होता है। फ्रेंड्स ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। यानी तलाबी स, मुधानी स, दांती स और ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या जो होती है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। फ्रेंड्स आगे हम देख लें कि कह रहे हैं कि घोपल के आधार पर व्यंजनों के भाग कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक अघोष वर्ण होता है और एक घोष वर्ण होता है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। पहला होता है अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण होते हैं। फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लें नासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अंगा, अड़ा, या, ड़, न, म का उच्चारण स्थान नासिक के द्वारा बोला जाता है। क वर्ग के अंतर्गत यानी अ, आ, अंग और क वर्ग जो विसर्ग जो होता है कंठ के द्वारा बोला जाता है। और च वर्ग और छोटी और बड़ी ई जो तालव्य वर्ण होता है। ट वर्ग में री और षटकोण वाला स और र जो किससे बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। प वर्ग छोटाऊ और बड़ाऊ जो क्या होता है, ओट्स के द्वारा बोला जाता है। त वर्ग और स ये दंत के द्वारा बोले जाते हैं। फ्रेंड्स आगे हम प्रश्न देखते हैं। 2 वर्णों के एक से बने वर्ण जो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जिसे कछा क और स मिलकर क्या होता है, कछा होता है। त्र, त प्लस र मिलकर त्र बनता है। ज्ञ, ज प्लस य मिलकर ज्ञ होता है। स्र, स प्लस र मिलकर स्र बनता है। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, तो द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ। अयोगवा, हिंदी में अयोगवा की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अंग और अह अयोगवा होते हैं। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं, यानी हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी भाषा में वर्ण 52 होते हैं। फ्रेंड्स वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय होता है। फ्रेंड्स आगे हम देख लें कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो वाक्य के भेद 2 होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य और दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य होता है। फ्रेंड्स आगे हम देख लें अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। फ्रेंड्स आगे प्रश्न देख लें विराम का अर्थ क्या होता है, तो विराम का अर्थ ठहराव होता है। फ्रेंड्स तो इस तरह ये प्रश्न हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।